हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 27 टू 28 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम, रेलवे एग्जाम या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इस पर्टिकुलर सीरीज से जुड़ने का फायदा क्या है? इस पर्टिकुलर सीरीज से जुड़ने का फायदा है कि आपको यहाँ पर मोस्ट प्रिसाइज कंटेंट देखने को मिलेगा करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं आज के फर्स्ट न्यूज के बारे में। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है, हमने लेटेस्ट हाल ही में कवर किया हुआ है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन इस बार कहाँ किया गया है। तो पहला वेन्यू तो आप सभी को पता है, यहाँ पर लिखा हुआ है वो है गुलमर्ग। आपको कमेंट सेक्शन में दूसरा वेन्यू बताना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चीज कवर की है इसलिए मैं बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो पहला वेन्यू गुलमर्ग और दूसरा वेन्यू आपको बताना है। तो हाल ही में फोर्थ एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कंक्लूड हुए और इनमें क्या रिजल्ट रहा है उस रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट रनर अप की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट रनर अप है कलकत्ता की टीम और सेकंड रनर अप रही है महाराष्ट्र की टीम। तो जीता किसने है भाई? तो जीता है आर्मी ने। ध्यान रखना है, आर्मी ने जीता है। पहला आर्मी की टीम ने जीता है फर्स्ट मेडल। यानी सेकंड मेडल किसने जीता है? सेकंड रैंक किसकी है? तो सेकंड रैंक है कर्नाटका की। और इसके अलावा थर्ड रैंक आप सभी को जो कि ध्यान रखनी है वो है महाराष्ट्र की। बिल्कुल सिंपल सी बात है। हालांकि इससे प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा वेन्यू से रिलेटेड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वेन्यू ध्यान रखेंगे, दोनों वेन्यू। पहला वेन्यू तो आपको पता है गुलमर्ग ऑलरेडी, और दूसरा वेन्यू आपको बताना है क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये चीज कवर कर ली है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है उत्तर प्रदेश टू सेट अप इट्स फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व। यानी उत्तर प्रदेश अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने वाला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यूपी के जितने भी एस्पिरेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं या वो देख रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गोंडा में वन विभाग गोंडा जिले में घाघरा की सहायक नदी सरजू नदी में एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने के लिए तैयार है, जो समृद्ध कछुआ विविधता के लिए जाना जाता है। यानी कि स्पेशली ये कहां पर है? तो आपसे अगर पूछ लिया जाए तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो भाई गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। गोंडा डिस्ट्रिक्ट में कछुआ संरक्षण रिजर्व उत्तर प्रदेश का स्थापित होने वाला है। जो कि किस नदी में होने वाला है? तो ध्यान रखना है घाघरा नदी में। घाघरा नदी जो कि सरजू की सहायक नदी है। अब सरजू देश की एकमात्र नदी है जिसमें कम से कम 9 कछुओं की प्रजातियां मौजूद हैं। यानी 9 टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ टर्टल्स इज प्रेजेंट इन दी सरजू रिवर, एंड जिनमें से 8 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध भी है। तो इंपॉर्टेंट है, इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का पहला टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व कहां स्थापित किया जाएगा। तो पता होना चाहिए वो है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा। किस रिवर में? तो घाघरा रिवर में। घाघरा रिवर जो कि सरजू की सहायक नदी है और सरजू देश की एकमात्र नदी है जिसमें कम से कम 9 कछुओं की प्रजातियां मौजूद है। एज इट इज आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है 26 फरवरी को फ्रीडम फाइटर विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर जी की डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। एज इट इज आपको ध्यान रखना है 26 ऑफ फरवरी वीर सावरकर जी की डेथ एनिवर्सरी है। ध्यान रखना है इनका जन्म कब हुआ। तो अगर इनके जन्म की बात करें तो 28 मई 1883 महाराष्ट्र में नासिक के पास एक गांव भागुर में इनका जन्म हुआ। तो ये डेट पहली बात तो ध्यान रखेंगे आप। 28 मई 1883 बर्थ, बॉर्न यानी जन्म हुआ, और इनकी डेथ हुई है, ध्यान रखना है, एज इट इज 26 फरवरी 26 ऑफ फरवरी 1966। ठीक है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा वह एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील और एक लेखक थे। 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। हिंदू महासभा के अध्यक्ष 1937 से 43 तक रहे। उन्होंने हिंदुत्व शब्द गढ़ा। तो सबसे पहले हिंदुत्व शब्द किसने दिया? तो हिंदुत्व शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने दिया। और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदुत्व
हिंदू कौन है लिखी। इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक भी आपको ध्यान रखनी है। तो हिंदुत्व से रिलेटेड शब्द, ये हिंदुत्व शब्द किसने दिया है, तो सावरकर जी ने दिया है, यानी वीर सावरकर जी ने दिया है। और हिंदुत्व, हिंदू कौन है नामक एक पुस्तक भी अपनी लिखी है। इन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के बारे में, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इंग्लिश में लिखने का प्रयास करता हूं, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की नाम का प्रकाशन किसने किया है, तो इन्होंने ही किया है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है, स्पेशली नेट जैसे एग्जाम्स में ये प्रश्न अक्सर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। या फिर यूपीएससी, या फिर यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं आप, या फिर किसी स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट है, तो हिस्ट्री वाले पोर्शन में ये सारी चीजें कवर होती हैं। तो हिस्ट्री के पोर्शन से इसलिए मैंने कुछ चीजें ली हैं। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम का जो प्रकाशन है वो किसने किया है, वो किया है दामोदर सावरकर जी ने, विनायक दामोदर सावरकर जी ने। इसके अलावा उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी यानी यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है, तो यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है दामोदर सावरकर जी ने। इसके अलावा इनके नाम पर पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, एज इट इज पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है, इनके नाम पर ही रखा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट, इनका जन्म 28 मई 1883 महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर, राजनीतिक और वकील थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे 37 से 43 तक। और हिंदुत्व शब्द इन्होंने गढ़ा, साथ साथ इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदुत्व, हिंदू कौन है लिखी। इसके अलावा एक प्रकाशन इन्होंने किया है 1857 के भारतीय विद्रोह के बारे में, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने यंग इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की है। साथ ही साथ पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा यही सारी बातें यहाँ पर इंग्लिश में भी मिल जाएंगी, तो इंग्लिश मीडियम वाले परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई कोई चीजें पहले हिंदी में है, कोई चीजें पहले इंग्लिश में है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होने की जरूरत है। सारा कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश में एज इट इज मिलेगा यहाँ पर, और बहुत प्रिसाइज रूप में, बहुत अच्छे स्टैटिक फैक्ट्स के साथ। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरे साल भर याद रखने की जरूरत है इसे। मतलब इस साल होने वाले जितने भी ईयरली एग्जाम, मतलब जितने भी एग्जाम इस पूरे ईयर में 2024 में होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये पर्टिकुलर फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में गगनयान मिशन, जो कि आप सभी को पता है, गगनयान मिशन ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है। उस गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स, है ना, वैज्ञानिक जो है, उनका उनका डेजिग्नेशन कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यानी गगनयान मिशन क्या है, तो गगनयान मिशन में क्या किया जाएगा, गगनयान मिशन एक मैन्ड मिशन है, जिसमें किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजा जाने की बात की गई है। इसमें 4 व्यक्तियों का नॉमिनेशन किया गया है। ये चारों व्यक्ति आपको यहाँ इमेज पर दिख रहे हैं। इनका नाम एज इट इज इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चारों व्यक्तियों को गगनयान मिशन के तहत भेजा जाने वाला है। सबसे पहला नाम जो कि आप सभी को ध्यान रखना है वो है प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। और दूसरा नाम आप सभी को ध्यान रखना है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन। तीसरा नाम आपको ध्यान रखना है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। और इसके अलावा विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। एज इट इज ये चारों नाम आप सभी को आपके आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले अपकमिंग एग्जाम में ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत, अंगद, शुभांशु, कैसे याद रखेंगे, तो पहला नाम आपको याद रखना है प्रशांत, प्रशांत। इसके अलावा दूसरा नाम रखना है आपको अजीत, याद रखना है। इसके अलावा तीसरा नाम अंगद याद रखना है, और चौथा नाम आपको ध्यान रखना है शुभांशु। बहुत आसानी से आप समझिए, ये आपके दोस्त हैं, और इस तरह से आप याद रख पाएंगे। कैसे याद रख पाएंगे, प्रशांत अजीत, अंगद और शुभांशु, ये 4 एस्ट्रोनॉट्स जिन्हें गगनयान मिशन में भेजा जाने वाला है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा द मैड मिशन विल फ्लाई अ 3 मेंबर्ड क्रू इनटू अ लोअर अर्थ ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 मीटर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 days, and ISRO has also announced plans to send astronaut to the moon by 2040। क्या है भाई, तो मानव युक्त मिशन 3 सदस्यीय दल को 3 दिनों की अवधि के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचली पृथ्वी की कक्षा में उड़ाने वाला है। गगनयान मिशन कहाँ होने वाला है, तो 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये उड़ने वाला है। एज इट इज ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा में इसे उड़ाया जाएगा। इसके अलावा इसरो ने 2040 तक चंद्रमा पर
अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की योजना की भी घोषणा की है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यानी कि अब इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो क्या करेगा? इसरो अपने साइंटिस्ट को कहाँ भेजने की प्लानिंग कर रहा है? तो वो मून पर भेजने की प्लानिंग कर रहा है। कब तक भेजेगा? तो मून पर भेजेगा साइंटिस्ट को 2040 तक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये चारों नाम आपको ध्यान रखना है, प्रशांत, अजीत, अंगद और शुभांशु। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया स्टॉप्स वाटर फ्लो टू पाकिस्तान एज शाहपुर कांडी बैरेज इज कंप्लीट। क्या हुआ? हाल ही में भारत ने रावी नदी का जो पानी है उसे रोक दिया है पाकिस्तान जाने से, और उसका जो प्रवाह है ना, उसका जो पर्टिकुलर फ्लो है वो भारत की ओर कर दिया है। किस बैरेज के बनने के बाद? तो शाहपुर कंडी बैरेज के बनने के बाद। तो शाहपुर कंडी नाम का एक बैरेज बनाया गया। ये बैरेज आपको यहाँ पर इमेज पे दिख रहा है, और इसकी मदद से वो रावी नदी का, भारत ने रावी नदी का पानी रोक दिया है पाकिस्तान की तरफ जाने से। ठीक है, हाल ही में क्या हुआ? पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर पठानकोट जिले पंजाब में स्थित शाहपुर कंडी बैराज के पूरा होने के बाद भारत ने मौजूदा रणजीत सागर बांध के नीचे की ओर रावी नदी से पाकिस्तान की ओर पानी के प्रवाह को सफलतापूर्वक रोक दिया है। रणजीत सागर बांध द्वारा छोड़े गए पानी का उपयोग इस परियोजना से बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस बांध के निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? पंजाब और जम्मू कश्मीर में बिजली उत्पादन और सिंचाई। अच्छा, इस बांध के बनाने से क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है कि इस बांध के निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य है पंजाब और जम्मू कश्मीर में बिजली उत्पादन और सिंचाई, है ना? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा यही बातें यहाँ पर इंग्लिश में भी है। इसके अलावा यह विकास 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के अनुरूप है, जो भारत को रावी, सतलुज और ब्यास नदियों के पानी पर विशेष अधिकार प्रदान करता है। मैं आपको सारी इमेज के थ्रू भी दिखाने का प्रयास करूंगा मैप में किस तरह से ये रिवर्स फ्लो करती है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 1995 में शाहपुर कंडी बैराज परियोजना की आधारशिला रखी थी। तो ये जो शाहपुर कंडी बैराज है, इसकी आधारशिला तत्कालीन यानी उस समय 1995 में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने रखी थी, और हाल ही में क्या हुआ? इंडिया ने शाहपुर कंडी बैराज जो कि कंप्लीट हुआ जैसे ही, तो रावी नदी के पानी को रोक दिया है पाकिस्तान की तरफ जाने से। अब होता क्या था भाई अभी तक? तो 9 साल की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि, जिसे आप क्या कहते हैं? इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं, ठीक है, पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब? 19 सितंबर 1960। इसके अलावा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षरित ये संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों को कवर करती थी। विश्व बैंक ने संधि को आगे बढ़ाने में भी मदद की। यह संधि भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलज पर नियंत्रण देती है। इसके अलावा जबकि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम पर नियंत्रण देती है। अब टोटल हमने क्या देखा? हमने देखा यहाँ पर आपको मेजर रूप से 6 नदियों के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। कौन-कौन से नाम है भाई? तो रावी, ब्यास और सतलुज पर नियंत्रण किसका है? तो रावी, ब्यास और सतलुज पर नियंत्रण इंडिया का है। जबकि पाकिस्तान पर का नियंत्रण किन नदियों पर है? तो वो है इंडस, चेनाब और झेलम। ये सारे रिवर्स को मैं दिखाने वाला हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह संधि दोनों देशों के बीच सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र भी स्थापित करती है, जिसे स्थायी सिंधु आयोग कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट रूप से आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पर रावी नदी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगर आपको इमेज में थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा हो तो इमेज को मैं और जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये है आपकी इमेज, इंडस रिवर का जो उद्गम है, अगर आप देख पाए, ये है आपकी इंडस रिवर, सिंधु रिवर। ये कहाँ से इसका उद्गम हो रहा है? तो ये इसका उद्गम स्थल अगर आप देखने का प्रयास करें तो मानसरोवर से इसका उद्गम हो रहा है, और ये फिर इंडिया को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में मेजर रूप से बहती है, और फिर अरेबियन सी यानी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अब इसी इंडस रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि कौन-कौन सी हो गई? तो एक आपको यहाँ पर दिखेगी झेलम, फिर ये चिनाब, फिर यहाँ पे रावी और यहाँ पर ब्यास, और ये है सतलुज।
अभी क्या हुआ हाल ही में, क्योंकि रावी का उद्गम कहाँ हो रहा है, भारत में, ये अगर आप देख पाए ये है भारत पे इसका उद्गम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक बैराज का निर्माण करवाया गया और उस बैराज की मदद से रावी नदी के जो जल है, रावी नदी का जो पानी है उसे पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया। क्योंकि नियंत्रण किसका है इस पर? नियंत्रण है पूरी तरीके से इंडिया का। तो कौन-कौन सी नदियां हैं जिस पर भारत का नियंत्रण है? तो वो 3 नाम आपको ध्यान रखना है, एक है रावी, एक है ब्यास और एक है सतलज। इसके अलावा ऊपर की जो ये 3 नदियां हैं, इस पर नियंत्रण किसका है? तो इन पर नियंत्रण है स्पेशली पाकिस्तान का। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, तो कहीं पर भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। इसके अलावा रावी नदी के बारे में थोड़ा-सा जान लें कि किस तरह की रिवर है और कितना इसका क्या है। तो यह भारत और पाकिस्तान की एक सीमा पार नदी है। यह सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में से एक है। ध्यान रखना है, इंडस रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरी का एक हिस्सा है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि रावी रिवर किस मेजर रिवर का, किस बड़ी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो आपको बताना है वो है इंडस रिवर यानी सिंधु रिवर नदी। इसका उद्गम कहाँ होता है? तो पश्चिमी हिमालय में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मुल्तान तहसील में होता है। तो एज इट इज ध्यान रखना है, मुल्तान तहसील में, मुल्तान तहसील, मुल्तान तहसील, हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश में इसका क्या होता है? उद्गम होता है। इसके अलावा इसकी लंबाई आपको ध्यान रखनी है, इसकी कुल लंबाई है 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ यानी पाकिस्तान वाली, मतलब जब तक ये मिल नहीं जाती है तब तक की इसकी लेंथ है। पाकिस्तान भी इंक्लूड है इसमें। जबकि सिर्फ भारत में कितनी लेंथ है? तो सिर्फ 158 किलोमीटर। सिर्फ 158 किलोमीटर की लेंथ कहाँ है? हमारे प्यारे भारत में है इसकी लेंथ। तो एज इट इज आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रावी नदी की टोटल लेंथ इंडिया में कितनी है? तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है लगभग 150 के आसपास यानी 158 किलोमीटर। जबकि शेष 562 किलोमीटर पाकिस्तान से होकर बहती है। इसे लाहौर की नदी भी कहा जाता है क्योंकि यह शहर इसके पूर्वी तट पर स्थित है। अब एक और प्रश्न जो कि मुझे लगता है कि कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है, इसमें तो मैंने 2-3 फैक्ट आपको बता दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्ट आपको ध्यान रखना है, रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कांगड़ा जिले की मुल्तान तहसील, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। लंबाई 720 किलोमीटर है, जबकि सिर्फ भारत में कितनी है? तो 158 किलोमीटर है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। और ये किस सबसे बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो इंडस की ट्रिब्यूटरी है। इसमें एक और बहुत मेजर रूप से प्रश्न पूछा जाता है, वो है इसके दोआब्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोआब्स, दोआब्स क्या होते हैं? तो फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स, फर्टाइल लैंड बिटवीन बिटवीन टू रिवर्स, बिटवीन टू रिवर्स यानी दो रिवर्स के बीच का जो उपजाऊ भूमि है, दो रिवर्स के बीच में जो उपजाऊ भूमि है, उस उपजाऊ भूमि को हम दोआब्स कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है 5 दोआब्स के नाम। पहला जो दोआब है वो है रचना, आपको ध्यान रखना है रचना दोआब। रचना दोआब जो है वो रावी और चिनाब रिवर के बीच का की भूमि है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा दोआब आपको ध्यान रखना है वो है बारी, बारी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बीज यानी ब्यास प्लस रावी, ब्यास प्लस रावी नदी के बीच की भूमि है जिसे आप बारी दोआब के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों दोआब रावी नदी से रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी 3 दोआब से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से ये सॉरी इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। क्या है तीसरा दोआब? तीसरा दोआब है वो आपको बिस्ट, बिस्ट जो कि ब्यास और सतलज, सतलज। इसके अलावा चौथा दोआब जो कि आपको ध्यान रखना है वो है चाज, चाज, चिनाब और झेलम। चिनाब रिवर और झेलम रिवर के बीच की जो भूमि है ना, उसी को तो दोआब कह रहे हैं। तो वो दोआब का नाम क्या है? तो चाज। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चेनाब और झेलम के बीच का जो दोआब है उसे क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है चाज कहा जाता है। इसके अलावा पांचवा दोआब आपको ध्यान रखना है वो है सिंध सागर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है सिंध सागर। सिंध सागर इंडस, झेलम और चेनाब। इंडस यानी सिंधु नदी प्लस झेलम और प्लस चेनाब, ये 3 रिवर हैं। इनके बीच के जो फर्टाइल लैंड है इन्हें कहा जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रख पाएंगे। चलिए बात करते हैं, किसी भी बात में किसी भी तरह का डाउट है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के बारे में हाल ही में मैंने आपको बताया था शॉर्ट्स में। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हाल ही में हुई 13th नंबर की, कहां हुई है? तो अबू धाबी में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई है, अबू धाबी यूएई में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई है। लेकिन आपको इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के बारे में पता होनी चाहिए। साथ ही साथ इसकी स्थापना कब हुई, इसके स्टार्टिंग फैक्ट्स इस तरह के आपको पता होने चाहिए। तो हाल ही में क्या हुआ है? तो हाल ही में 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस डब्ल्यूटीओ की अबू धाबी यूएई में कंक्लूड हुई। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 से 29 फरवरी तक अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में होगा। डब्ल्यूटीओ का मंत्री स्तरीय सम्मेलन डब्ल्यूटीओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है जो हर 2 साल में इसकी बैठक होती है। कोमोरोस और तिमोर लेस्ते डब्ल्यूटीओ में शामिल हुए। प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस डब्ल्यूटीओ की हुई, जिसमें से कौन से 2 नए देश शामिल हुए? तो आपको ध्यान रखना है कोमोरोस और तिमोर लेस्ते। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तिमोर लेस्ते के बारे में हाल ही में मैंने आपको कुछ लेक्चर्स में बताया कि जहां पर मैंने आपको बहुत ही अच्छी इमेज दिखाकर आपको बताया था कि इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है, दिल्ली इसकी कैपिटल है। आज भी मैं बताऊंगा, वो सारी चीजें रिवाइज करेंगे क्योंकि ये नई कंट्रीज है जो कि उभर रही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। डब्ल्यूटीओ राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, व्यापार के नियमों से ध्यान रखना है, व्यापार के नियम, ट्रेड की बात हो रही है ना, तो व्यापार की बात होगी। व्यापार के नियमों से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1995 में की गई। प्रश्न पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब की गई? तो 1995 में की गई। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अक्सर प्रश्न यही पूछा जाता है। इसके अलावा भारत कब इसका सदस्य बना? तो भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ का सदस्य बन गया और भारत 8 जुलाई 1948 से डब्ल्यूटीओ के पूर्ववर्ती टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते यानी जीएटीपी का भी सदस्य रहा है। क्या-क्या याद रखना है भाई? क्या बहुत सारा फैक्ट हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे 1995 में। इसके अलावा हेडक्वार्टर याद रखेंगे, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत कब सदस्य बना? तो 1995 में ही बन गया। बिल्कुल आसान है ना, याद रखना। क्या करता है डब्ल्यूटीओ? व्यापार के नियमों से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक संगठन है। अगर बात करें थोड़ा सा तिमोर लेस्ते की कैपिटल के बारे में, तो तिमोर लेस्ते की कैपिटल मैंने आपको बता दिया। तिमोर लेस्ते की कैपिटल क्या है? दिल्ली। दिल्ली इसकी कैपिटल है। जबकि कोमोरोस, कोमोरोस कोमोरोस की कैपिटल क्या है? तो वो है मोरोन। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, मोरोन यहाँ पर इंग्लिश में आपको देखने को मिल रहा है, जो कि कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित एक देश है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है फेलिती थियो नेम्ड तुवालुज न्यू प्राइम मिनिस्टर। तुवालू के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो फेलिती थियो। एज इट इज आपको ध्यान रखना है, फेलिती थियो इमेज देखने को मिलेगी। फेलिती थियो जिसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल यानी कि तुलाबू की कैपिटल है, तुवालू की कैपिटल है फुनाफुती। फुनाफुती इसकी कैपिटल है। यहाँ पर मैं आपको इमेज में दिखाने का प्रयास करता हूँ। तुवालू कहाँ पर है? तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आपको दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नॉर्थ ईस्ट में जब आप देखेंगे तो बहुत सारी आइलैंड कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, है ना। मेजर ग्रुप्स कौन-कौन से हैं? तो स्पेशली यहाँ पर तो मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया हैं, जिनमें से ये पॉलिनेशिया का हिस्सा है तुवालू। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी दी गई हैं वो सारी चीजें। ध्यान रखना है, फेलिसिटियो तुवालू के नए प्राइम मिनिस्टर बने। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, हंगरी के नए हंगरी पार्लियामेंट ने नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है जिनका नाम क्या है? तमास सुल्योक। तमास सुल्योक एज इट इज इंपॉर्टेंट है। हंगरी पार्लियामेंट ने हाल ही में कैटलिन नोवाक को के रेजिग्नेशन के बाद नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है जिनका नाम क्या है? तमास सुल्योक। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जो कि आपको ये है इमेज इनकी है, तो तमास सुल्योक की ये इमेज है। नए प्रेसिडेंट हंगरी के कौन बन गए हैं? तो हंगरी के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं तमास सुल्यूक। कैसे याद रखेंगे? तो हंगरी हंगरी के नए प्रेसिडेंट तमास, तमास हंगरी, तमास हंगरी ऐसे याद रख सकते हैं आप। इसके पहले कैटलीन नोवाक थी। फिलहाल बात करते हैं हंगरी की कैपिटल के बारे में। तो हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। इसके अलावा यहाँ की करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट। हंगरी इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन सेंट्रल यूरोप एंड हंगरी इज अ पार्ट ऑफ डनूबे, दानूबे या दन्यूबे
इज ड्रेनेज बेसिन एंड डेन्यूब इज कंट्रीज लॉन्गेस्ट रिवर। तो यहाँ की जो सबसे बड़ी रिवर है वो कौन सी है? डेन्यूब। आपको हिंदी के मैप में डेन्यूब देखने को मिल जाएगा, डेन्यूब नदी। मैं आपको वही सारी बातें यहाँ पर देखने का दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये है आपकी हंगरी। हंगरी देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। इसके आसपास की कंट्रीज हैं स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, बेलग्रेड, रोमानिया, यूक्रेन। तो यूक्रेन क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में है रशिया के साथ, आप सभी को पता है यूक्रेन के साथ बिल्कुल सटी हुई कंट्री है वो है हंगरी। और हंगरी के जो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है तमास। क्या नाम है? तमास सुल्योक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है कि आप याद रख पाएंगे। इसकी कैपिटल जरूर आप ध्यान रखें। हंगरी की जो कैपिटल है, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो आपको ध्यान रखनी है। कैपिटल है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको नाम लिखना है उन 4 एस्ट्रोनॉट्स का जिन्हें गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला है। इसके अलावा सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि विच एयरपोर्ट इज नेम्ड आफ्टर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस जगह के इस एयरपोर्ट का नाम है, आपको वो बताना है। इसका जवाब आप कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। साथ ही साथ आप कुछ अच्छा भी बता सकते हैं अगर आपको ये सेशन हमारा पसंद आया हो। इसके अलावा अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको समय समय पर देखने को मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पर रील्स की मदद से और यूट्यूब पर शॉर्ट्स की मदद से, सेम एज फेसबुक। मुझे उम्मीद है कि सारा सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पूरा सेशन पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक इस सेशन को जरूर शेयर करें, जिससे हमें भी प्रोत्साहन लगातार मिलता रहे। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।